आप सबको नमस्कार। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 विषय हिंदी कक्षा 12वीं का आदर्श उत्तर लेकर हम उपस्थित हुए हैं और मैं हूँ अंजलि सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाट, DRG हिंदी, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, उसके उत्तर हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला का शा है परिवर्तनशील, दूसरा का आ है अर्थहीन, तीसरा का बा है प्रिय प्रवास, चौथा का बा है प्रताप नारायण मिश्र, 5 का बा है लगभग 700 और 6 का शा प्रामाणिकता। प्रश्न 2, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न पत्र है, यहाँ पे सिर्फ उत्तर है। तो जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसमें हमको कौन से शब्द भरने हैं? सबसे पहले नंबर में जो आता है प्रश्न खाली स्थान, उसका उत्तर है आनंद रतन यादव, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है जुगुप्सा, चौथा है भारतेंदु युग, 5वां है पहलवान की ढोलक, 6वां है उदारता को और 7वां है शौर्य। प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 1 और 2। तो 1 नंबर पे जो पहला है वो है बात सीधी थी पर, को किसने लिखा है? कुंवर नारायण। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी देशकाल वातावरण। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम। बुरी तरह हारना मुँह की खाना। अतीत में दबे पाँव ओम थानवी। प्रश्न 4, इसमें है सत्य असत्य लिखिए। प्रश्न पत्र में देखिए और उत्तर यहाँ से मिलाइए। तो सबसे पहला जो सत्य असत्य का प्रश्न है, उसमें पहले नंबर में है सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य और 6वां असत्य। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर, जिसमें लिखा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है रेखाचित्र अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद है? इसका उत्तर है रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। दूसरा है वर्ण किसे कहते हैं? ये प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर, मानव द्वारा प्रकट की गई सार्थक व अर्थपूर्ण ध्वनि को वर्ण कहते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। तीसरा प्रश्न, मैं शैली का प्रयोग किस प्रकार के लेखन में किया जाता है? इसका उत्तर है अप्रत्याशित विषयों पर कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर, सुग्राह एवं सरल शब्दों में व्यक्त करने को मैं शैली कहते हैं। प्रश्न 4, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुँचे तो उनकी मनोदशा कैसी थी? या उनकी दशा कैसी थी? उत्तर, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुँचे तो उनकी दशा द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी थी। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया? इसका उत्तर है महादेवी वर्मा ने भक्तिन का नामकरण उसके कंठीमाला को देखकर किया। प्रश्न 6, प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? इसका उत्तर है प्रातःकालीन नीले आकाश को नीले शंख की तरह बताया गया है। फिर अगला प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि की हताशा और निराशा का क्या कारण है? इसका उत्तर, परिवार से बिछड़ने के कारण कवि हताश और निराश हैं। प्रश्न 6, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर, भाषा को सहूलियत से बरतने से यह अभिप्राय है कि भाषा का उचित प्रयोग करना चाहिए। भाषा शब्दों का खेल है, शब्दों के अर्थ संदर्भगत होते हैं, शब्द का सही संदर्भ में प्रयोग करना चाहिए। अथवा प्रश्न, शीतलवाणी में आग से कवि का आशय स्पष्ट कर लिखिए। उत्तर,
शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि उसकी वाणी में शीतलता भले ही दिखाई देती हो, पर उसमें आग जैसी जोशीले विचार भरे रहते हैं। उसके दिल में इस जग के प्रति विद्रोह की भावना है, पर वह जोश में होश नहीं खोता। वह अपनी वाणी में शीतलता बनाए रखता है। यहाँ आग से अभिप्राय कवि की आंतरिक पीड़ा से है। प्रश्न 7 की बात करें हम। प्रश्न 7 में प्रश्न क्या है? प्रयोगवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है बुद्धिवाद की प्रधानता। इस युग के कवियों ने भाव की अपेक्षा बुद्धि पर अधिक बल दिया है, इस कारण कहीं कहीं काव्य में दुरूहता आ गई है। दूसरा है प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। इस युग के कवियों ने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण किया है, इसलिए उसमें अश्लीलता आ गई है। अथवा भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है पहला राष्ट्र प्रेम का भाव और दूसरा है जनवादी विचारधारा। राष्ट्र प्रेम का भाव प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारतवासियों में सोई हुई आत्मशक्ति के जागरण के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के प्रति लालसा बढ़ी, जिससे उनमें राष्ट्रीयता के भाव का उदय होना स्वाभाविक था। इसका प्रभाव इस युग की रचनाओं पर भी पड़ा। दूसरा जनवादी विचारधारा। भारतेंदु युग का साहित्य पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं है। वे उनमें बदलाव कर यह सुधार कर उसमें नयापन लाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भारतेंदु युग की और भी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी बच्चे लिखे हैं तो वो सही हैं। भक्तिन के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला तो है स्वाभिमानी और दूसरा है पति प्रेमी। तो स्वाभिमानी को समझ लेते हैं। भक्तिन बहुत स्वाभिमानी थी। जब एक दिन जमींदार ने लगान न चुकाने के कारण दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा, तब भक्तिन यह अपमान न सह सकी और अकेले ही शहर की ओर कमाने निकल पड़ी। दूसरा है पति प्रेमी। भक्तिन अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। उसके जीवित रहते भक्तिन ने कंधे से कंधा मिलाकर घर गृहस्थी का सारा काम किया। अथवा प्रश्न है लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा? उत्तर ढोल से निकली हुई ध्वनियाँ उसे दांव पे सिखाती हुई और आदेश देती हुई प्रतीत होती थी। जब ढोल पर थाप पड़ती थी तो पहलवान की नसें उत्तेजित हो जाती थी, वह लड़ने के लिए मचलने लगता था। इसलिए लुट्टन पहलवान ने ऐसा कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि यह ढोल है। प्रश्न 9वां। संस्मरण और रेखाचित्र में कोई 2 अंतर लिखिए। उत्तर संस्मरण विवरण प्रधान होते हैं और रेखाचित्र चित्रण प्रधान, क्योंकि रेखाचित्रकार रेखाओं के माध्यम से ही वर्ण विषय का चित्र खींचता है। संस्मरण में लेखक का वर्ण विशेष व्यक्ति या वस्तु से संवेदनात्मक संबंध होता है, लेकिन रेखाचित्र में लेखक निष्पक्ष होकर व्यक्ति या वस्तु का रेखांकन करता है। अथवा प्रश्न है कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। इसका उत्तर उपन्यास में समग्र जीवन का व्यापक चित्र उपस्थित रहता है और कहानी में जीवन की एक झलक मात्र का उल्लेख होता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, किंतु कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। प्रश्न 10। समहाउ इम्प्राई पर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य में क्या संबंध बनता है? इसका उत्तर है यशोधर बाबू का व्यक्तित्व नए जमाने के साथ तालमेल न बिठा पाने वाला है। वह अधिकांश नए बदलावों से असंतुष्ट होते हैं। वह हर चीज का मूल्यांकन अपनी सोच के आधार पर करते हैं। कहानी का कथ्य भी समाज के उस व्यक्तित्व को उभारता है जो पुराने मूल्यों एवं आदर्शों से जुड़ा हुआ है। कहानीकार ने यशोधर बाबू के बेटे बेटी और उनकी पत्नी के माध्यम से नए जमाने की सोच को दर्शाया भी है। ऑफिस के सहयोगियों के माध्यम से नई सोच का पता चलता है। इन सारी स्थितियों में यशोधर बाबू जिन घटनाओं या बातों से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं या जिन बातों को सहज ढंग से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उन्हें वे समहाउ इम्प्रॉपर कहकर अभिव्यक्त करते हैं। इसी में अथवा है अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? इसका उत्तर
सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता थी, परंतु उसमें राजसत्ता या धर्मसत्ता के चिन्ह नहीं मिलते। वहाँ की नगर योजना, वास्तुकला, मुहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता द्वारा उनमें अनुशासन देखा जा सकता है। यहाँ पर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है, भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर और मूर्तियां बनाई गई, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृदभांड, नावें मिली हैं। प्रश्न 11, स्तंभ लेखन किसे कहते हैं? इसका उत्तर, किसी समाचार पत्र में किसी ऐसे लेखक द्वारा किया गया विशिष्ट एवं नियमित लेखन जो अपनी विशिष्ट शैली एवं वैचारिक रुझान के कारण लोकप्रिय हो, स्तंभ लेखन कहा जाता है। इसी में अगला प्रश्न अथवा से है। प्रश्न है, कविता लेखन के कोई दो घटक लिखिए। इसका उत्तर, कविता लेखन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। भाषा, शब्द विन्यास। हम भाषा पर बात करते हैं। भाषा, कविता के निर्माण में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः कवि कर्म करने वालों में भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा ज्ञान के अभाव में कोई भी शब्द अर्थ का अनर्थ कर देगा। दूसरा है शब्द विन्यास। शब्दों के विन्यास से वाक्य बनता है। कविता की भाषा तात्कालिक समय में प्रचलित एवं सरल होनी चाहिए, पर शब्द विन्यास संरचना ऐसी हो कि वह पाठक या श्रोता को नई प्रतीत हो। प्रश्न 12, रस की परिभाषा लिखते हुए उसके अंगों के नाम लिखिए। उत्तर, काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है, सिर्फ कविता को ही नहीं, काव्य को ही नहीं, काव्य या नाटक को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं, या उसी आनंद को रस कहा जाता है। रस का विवेचन सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। रस के 4 अंग हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। स्थायी भाव, जो भाव मानव हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं या स्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं। विभाव, जो भाव मानव हृदय में बने हों या सुसुप्त भावों को जगाने वाले कारण को विभाव कहते हैं। उसके 2 प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर की बाह्य चेष्टाओं को, मनुष्य के शारीरिक बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण बहुत सारे हैं, कुछ उदाहरण, एकटक देखना, पलक झपकना, हाथ हिलाना, मुस्कुराना इत्यादि अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। इसके भी कायिक, वाचिक और भी भेद हैं अनुभाव के। फिर है चौथा संचारी भाव। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर भी पूछा जाता है। तो जिस प्रकार स्थायी भाव को हमने बताया है कि स्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं, उसी प्रकार अस्थिर, स्थिर में अ उपसर्ग लग गया तो अस्थिर हो गया। अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। या फिर जो भाव मानव हृदय में पानी के बुलबुले के समान बनते और बिगड़ते रहते हैं, उन भावों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है, स्थायी भाव की संख्या 10 है। अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा, निर्वेद नामक स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, मन पछितै हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, करम वचन भरुस हीते, सहस बाहु 10 बदन अहि नृप बचे नकाल बलीते। इसके अलावा बहुत सारे और भी उदाहरण हैं शांत रस के। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो अनेक अनेक उदाहरण हैं शांत रस के। आप लोग अपने से भी जो लिखे हैं, बच्चों ने जो लिखा है वो सही है होगा। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु का कुछ सादृश्य होने के कारण, समानता होने के कारण भ्रम हो जाए और ऐसे उसी वस्तु का भ्रम हो जाए, अवास्तविक वस्तु ही है। जब वास्तव में वह वस्तु नहीं, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांति संदेह बहुत समय तक बना रहता है, जबकि भ्रांति जो है कुछ वक्त के बाद टूट जाता है। अथवा जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर्ज सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्न सुख यह कौन, है ना। और इसके अलावा भ्रांतिमान अलंकार के लिए और भी उदाहरण है। सांप है या रस्सी, रस्सी है या सांप, मतलब जब हम पास में जाकर देख लेंगे उसको तो भ्रम क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो एक और उदाहरण है, भौरे और तोता वाला भी है। क्या कहा है, उस उदाहरण को भी देख लीजिएगा भ्रांतिमान अलंकार के लिए। भौरे ने निज ठौर चलाई जामुन का फल उसे समझकर, है ना। अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सोरठा एक मात्रिक छंद है। इस छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होता है, यति होती है। पहले और तीसरे चरण के अंत में एक लघु वर्ण अवश्य होना चाहिए। दूसरे और चौथे चरण के आरंभ में जगड़ नहीं पड़ना चाहिए यदि दोहे का उल्टा होता है, जैसे सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन चिते जानकी लखन तन। सोरठा के और भी उदाहरण है। प्रश्न 14, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए। उत्तर, राष्ट्रभाषा वह भाषा जो एक पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा समझी बोली जाती है तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है। यह पूरे देश की भाषा होती है। इसके अलावा राष्ट्रभाषा एक से दूसरे देश के संपर्क की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा को अधिकांश देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है और राष्ट्रभाषा मान्यता संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। राजभाषा राज अर्थात शासन के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं, कार्यालयीन भाषा, यह सरकार की भाषा होती है। अतः यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आधार पर एक ही अथवा भिन्न भिन्न भी हो सकती है। अथवा मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। लोकोक्ति पूर्ण होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है जबकि मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता। मन को मारना, 3-13 होना, ये मुहावरे के उदाहरण है। लोकोक्ति अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। प्रश्न 15, निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन कर लिखिए। मैं नाश्ता करके दफ्तर जाऊंगा, संयुक्त वाक्य बनाना है इसको। मैं नाश्ता करूंगा और दफ्तर जाऊंगा। चोर घर में घुसे और पुलिस आ गई, मिश्र वाक्य बनाइए। जैसे ही चोर घर में घुसे वैसे ही पुलिस आ गई, मिश्र वाक्य है ये। अथवा वाक्य शुद्ध करके लिखिए। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो यहाँ शुद्ध होगा खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, अथवा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। यहाँ गाय तो शुद्ध ही होती है, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो इसका सही क्या होगा, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। रघुवीर सहाय अथवा शमशेर बहादुर सिंह जी का परिचय निम्न बिंदुओं में लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष एवं कला पक्ष। विद्यार्थी स्वविवेक से लिखेंगे।
प्रश्न 17, महादेवी वर्मा अथवा फणीश्वर नाथ रेणु जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं में लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। इसको भी विद्यार्थी स्वविवेक से लिखेंगे, अपने विचार से लिखेंगे, जो उन्होंने कक्षा में शिक्षक से पढ़ा है या पुस्तक से पढ़ा है या जाना और समझा है। प्रश्न 18, सच्चे मित्र विषय पर अनुच्छेद लिखिए। सच्चा मित्र वही होता है जो जीवन के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा हो, जीवन के हर मुश्किल परिस्थितियों में आपके संग खड़ा हो और आपको सबसे बेहतर समझे। वह सच्चा मित्र कहलाता है। जीवन के हर सुख दुख में आपके साथ हो और अपने मित्र की हर परेशानी में हाजिर हो जाए, वह होता है सच्चा मित्र। सच्चा मित्र अपने दोस्त का हमेशा भला चाहता है। जिंदगी में आधी रात को भी मित्र की जरूरत पड़े उसके लिए दौड़कर चला जाता है। जीवन में वह व्यक्ति खुशनसीब होता है जिसे सच्चा मित्र मिलता है। वह सच्चे में भाग्यशाली होता है। आज के दिनों में सच्चा मित्र पाना मुश्किल हो गया है। सच्चा मित्र कभी भी स्वार्थी नहीं होता है। वह अपने मित्र के लिए अपनी सारी खुशियों का परित्याग कर सकता है। सच्चा दोस्त हमेशा अपने मित्र का आत्मविश्वास बढ़ाता है। सच्चा मित्र वह है जिससे कोई भी बात, दुख, दर्द और परेशानी हम साझा कर सकें। जीवन में सभी को एक सच्चे साथी की जरूरत होती है। सच्चे दोस्त के साथ जितना प्यार होता है उतनी लड़ाई भी होती है। अगर जिंदगी में हम कभी निराश हो जाएं तो वह हौसले और आशा की किरण बनकर हमारा साथ देते हैं। अगर हम जीवन में कुछ गलत करते हैं तो सच्चा मित्र हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं। अगर हमारी आंखों में आंसू छलके तो वह उसे पोंछ देते हैं, अर्थात हमारी जिंदगी में व्याप्त दुख और परेशानी को कम कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार, जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। अथवा प्रश्न, ग्राहक जागरूकता पर अनुच्छेद लिखिए। ग्राहक के जागरूक होने पर एक अनुच्छेद लिखना है यहाँ। तो इसका उत्तर है, देश की अर्थव्यवस्था में ग्राहक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह राजा होता है। ग्राहक तय करता है कि उसे क्या खरीदना है, क्योंकि उसे चयन का अधिकार प्राप्त है। परंतु अब बाजार घरों में घुस गया है। अब बाजार तय कर रहा है कि समाज का व्यक्ति क्या खरीदेगा। समाज का प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक की भूमिका निभा रहा है। फिर भी शोषण की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा उलझनों वाला व्यक्ति ग्राहक ही है। जब तक ग्राहकों का नियमित प्रबोधन नहीं करेंगे, उसको जानकारी नहीं देंगे, वह मौन ही रहेगा और उसका शोषण होता ही रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु एवं सेवा के संदर्भ में समाज में ग्राहक की भूमिका निभा रहा है। जब हम कभी देश की अर्थव्यवस्था में ग्राहक की भूमिका निभा रहे हैं तो क्यों ना हम अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का उचित दाम आदान प्रदान कर एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करें, यह समझकर कि हम स्वयं भी तो ग्राहक ही हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा भी ग्राहक जागरूकता के विषय में बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। जागो ग्राहक जागो विज्ञापन द्वारा समाज में बहुत संदेश दिया जा रहा है। अन्य स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी ग्राहक जागरूकता हेतु बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत तो पिछले 4 दशकों से ग्राहक संरक्षण हेतु कार्य कर रहा है। विशेषकर उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ग्राहक जागरूकता के विषय में तो इनकी पंच लाइन ही है, ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। जागरूकता के अभाव एवं अज्ञानता से ग्राहक को सदैव नुकसान होता है। अतः हम स्वयं जागरूक होकर अन्य समाजजनों को जागरूक कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना करें। प्रश्न 19, ऑफिस गद्यांश पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश और अपठित गद्यांश पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक उचित लिखते हुए लिखिए कि सच्ची मानवता क्या है। शीर्षक परोपकार। शीर्षक परोपकार दिया है हमने यहाँ पे। आप लोग
गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उससे और भी उपयुक्त शीर्षक दे सकते हैं। फिर है दूसरों के लिए सब कुछ बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। प्रश्न दूसरा, वृक्ष परोपकार संदेश कैसे देते हैं? वृक्ष जो है परोपकार का संदेश कैसे देते हैं, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है वृक्ष मनुष्यों को छाया तथा फल देते हैं, धूप, वर्षा और तूफान से व्यक्ति की रक्षा करते हैं। इस प्रकार वृक्ष परोपकार का संदेश देते हैं। तीसरा है गद्यांश का सारांश लिखिए। उत्तर, स्वार्थ और परमार्थ मनुष्य की दो प्रवृत्तियां हैं। अधिकांश लोग अपने लिए ही कार्य करते हैं, किंतु दूसरों के लिए कार्य करना ही सच्ची मानवता है। जिस प्रकार वृक्ष दूसरों को छाया, फल तथा धूप और आंधी से रक्षा करते हैं, उसी तरह व्यक्ति को अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। अथवा पद्यांश का शीर्षक लिखिए। बलिदान। बलिदान कौन देता है? इसका उत्तर है वीर पुरुष ही बलिदान देता है। अगला प्रश्न, पद्यांश का सारांश लिखिए। कठिन परिस्थितियों से नवयुवकों को भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। नव युवकों को हमेशा अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रश्न 20, काव्यांश का संदर्भ एवं प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ये संकेत है, इतने बिंदु होते हैं उसमें। पहला आता है संकेत। मुझसे मिलने खालिस्तान ढलता है। संदर्भ, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से उद्धृत है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन है। इसका प्रसंग है, इस गीत में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि कहता है कि संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता, वह भला जिसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी। इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन होता है। विशेष, एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण किया गया है। दूसरा, सरल, सहज और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है। तत्सम प्रधान शब्दावली है जिसमें अभिव्यक्ति की सरलता है। अथवा आखिरकार वही खालिस्तान घूमने लगी। संदर्भ, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि चमत्कार के चक्कर में भाषा कैसे दुरूह और अप्रभावी हो जाती है। व्याख्या, कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेंच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में ही खो गए। विशेष, कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग्य किया है, बात का मानवीकरण किया है। जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछते में अनुप्रास तथा बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। प्रश्न 21, गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित कीजिए। गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। शांत दर्शकों, खालिस्तान घर जाओ। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पहलवान की ढोलक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। संदर्भ में अगर बच्चा पाठ का नाम और लेखक का नाम भी अगर देता है एकहरा उद्धरण चिन्ह के साथ, तो उसे नंबर देना चाहिए। प्रसंग, इस गद्य खंड में लेखक ने पहलवान लुट्टन ने पहलवानी की दांव पेच एवं राजा साहब द्वारा पहलवान को समझाने के बारे में बतलाए हैं। व्याख्या,
लुट्टन पंजाबी पहलवान से दंगल में युद्ध कर रहा था और दांव हार रहा था और दर्शकों उसके हारने का अंदेशा हो रहा था दर्शकों को उसके हारने का अंदेशा हो रहा था, किंतु वह जोश से भर गया और पंजाबी पहलवान के आक्रमण को संभल कर उसे दंगल में पैतरा दिखाने लगा। तभी राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा दी। कुश्ती बंद करवाकर इससे उसे अपने पास बुलाया और प्रशंसा किया और 10 रुपये देकर मेला देखने को कहा। अथवा पर उस खालिस्तान उसे दोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक आरोह भाग 2 की बाजार पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। आधुनिक प्रेमचंद के नाम से भी जाने जाते हैं जैनेन्द्र कुमार जी। प्रसंग, इस गद्यखंड में लेखक बाजार के आकर्षण के बारे में बताया है। व्याख्या, लेखक कहता है कि बाजार का आकर्षण एक तरह की जकड़न होती है। उससे बचने का एक सरल तरीका है कि बाजार जाते समय मन खाली ना हो। आशा यह है कि बाजार जाने वाले को यह पता होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। यदि बाजार जाने वाले को अपनी ज़रूरत की चीज़ों का सही पता ना हो तो उसको बाजार जाना ही नहीं चाहिए। विशेष बाजार का विशिष्ट चित्रण किया गया है। दूसरा, बाजार के जादू से बचने का सर्वोत्तम उपाय बताया गया है। प्रश्न 22, मोहल्ले की सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। उत्तर, प्रति श्रीमान आयुक्त महोदय, नगर निगम भोपाल मध्य प्रदेश। विषय, मोहल्ले की नालियों की सफाई के लिए आवेदन पत्र। महोदय, निवेदन है कि भोपाल स्थित सहपुरा ए 190 कॉलोनी में सफाई की व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों व मक्खियों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे अनेक रोग होने की संभावना है। अतः आपसे निवेदन है कि आप कॉलोनी की नालियों की सफाई एवं कूड़े के ढेरों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराने हेतु आदेश प्रसारित करें, जिससे मक्खियों एवं मच्छर समाप्त हो सके व चारों ओर स्वच्छता हो। धन्यवाद। भवदीय नवीन कुमार, A19 190, आकाश नगर, शहपुरा, भोपाल। प्रश्न, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपनी छोटी बहन को बधाई पत्र देते हुए पत्र लिखिए। उत्तर, घरौला मोहल्ला, शहडोल, मध्य प्रदेश, 3/12/2021। प्रिय अनुराधा, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि तुम इस वर्ष वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो। मैं तुम्हें इस सफलता पर हार्दिक बधाई देता हूँ। यह तुम्हारी प्रतिभा और परिश्रम का फल है। आशा है तुम भविष्य में इसी तरह की सफलता प्राप्त कर अपने परिवार का नाम ऊंचा करोगी। मुझे तुम जैसी बहन पर गर्व है। तुम्हारा भैया, अखिल प्रताप। प्रश्न 23, किसी एक विषय पर 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। निबंध के बिंदु कौन कौन से हैं, कौन कौन से निबंधों पर हमको निबंध लिखना है, कौन कौन से बिंदु हैं वो। प्रदूषण, कारण और निदान, राष्ट्रीय एकता, वृक्षारोपण आज की महती आवश्यकता, विद्यार्थी और अनुशासन, कंप्यूटर आज की युग की ज़रूरत। नोट, विद्यार्थी स्वविवेक से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखेंगे। इसके साथ ही हमारा हिंदी का आदर्शोत्तर अर्धवार्षिक परीक्षा का यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ लिखने में भी अक्षरों की त्रुटि हो जाती है या बोलने में भी या उत्तर, तो उन सबको समाहित करते हुए इसको पूर्ण करने की कोशिश करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।